भारतीय संविधान की शुरुआत उद्देशिका से होती है, जिसे अंग्रेजी में प्रीएम्बल कहते हैं। उद्देशिका यानी कि प्रीएम्बल संविधान का सार मानी जाती है और उसके लक्ष्य को प्रकट करती है। संविधान किन आदर्शों आकांक्षाओं को प्रकट करता है, इसका निर्धारण भी उद्देशिका से हो जाता है। देश के सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उद्देशिका का प्रयोग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में झांकने और उनके उद्देश्य को जानने में की जा सकती है। संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करती है, इसी कारण यह हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आइए भारत के संदर्भ में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ समझते हैं। भारत अपने अंदरूनी और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी इच्छा अनुसार भूमिका का चयन कर सकता है तथा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये उद्देशिका के कुछ प्रमुख शब्दों पर विचार विमर्श करते हैं। समाजवादी। समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व व वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। भारतीय समाजवादी विचारधारा निस्वार्थ सेवा, त्याग और आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली है। यह शब्द भारत को एक जनकल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित कर देती है। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान में सर्वधर्म समभाव के आदर्श के रूप में कार्य करता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब राज्य किसी धर्म या मत के अधीन नहीं रहता, धर्म पर आधारित भेदों का सम्मान करता है, किसी एक धर्म को बढ़ावा न देकर सभी धर्मों के मध्य सहिष्णुता तथा सहयोग बढ़ाने का कार्य करता है। लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का अर्थ है राज्य की सर्वोच्च सत्ता जनता के पास होगी। जनता अपने नेता का चुनाव करेगी और चुना हुआ जनता का नेता अर्थात प्रतिनिधि जनता के स्वामी न होकर जनता का सेवक का कार्य करेगा। गणराज्य। गणराज्य का मतलब गण यानी कि जनता और राज्य का मतलब देश अर्थात एक ऐसा देश जहाँ की शासन प्रणाली में देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। देश का कोई भी आम नागरिक हो सकता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार को दर्शाता है। समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। पिछड़े लोगों, वर्गों और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास करना। आर्थिक न्याय। यह धन, आय और संपत्ति के असमानताओं के उन्मूलन पर जोर देता है, जैसे सभी को समान काम के लिए समान मुआवजा देना, सभी को जीविकोपार्जन रोजी रोटी का समान अवसर मिलना, किसी के आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना तथा अवसरों से वंचित नहीं किया जाना, और साथ ही साथ देश की संपदा व संसाधनों की वृद्धि और इसके निर्माण में सभी प्रतिभागियों के बीच इस धन के समान वितरण के माध्यम से गरीबी का उन्मूलन करना। राजनीतिक न्याय। हर नागरिक पर हर कानून समान रूप से लागू होना चाहिए। हर किसी को राजनीति में शामिल होने का समान स्वतंत्र व निष्पक्ष अवसर होना चाहिए। सरकारी प्रक्रियाओं में समान भागीदारी सुनिश्चित हो। सरकार का संचालन राजनीतिक दृष्टिकोण से निष्पक्ष हो, अर्थात किसी व्यक्ति के साथ उसकी राजनीतिक स्थिति की परवाह किए बिना समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ये तीनों प्रकार के न्याय आपस में जुड़े हैं। किसी एक को प्राप्त करने से पहले अन्य दो को उपस्थित होना चाहिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर। विचारों की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचने व अपने जीवन की कल्पना करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरों को नुकसान पहुँचाए बिना अपने निर्णय लेने की आज़ादी है, क्योंकि यह नवाचार को बढ़ावा देता है और वैज्ञानिक व सांस्कृतिक विकास के लिए नींव का कार्य करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी राय पूर्ण रूप से गलत नहीं होती है। अक्सर जब दो विरोधी विचारधाराएं आपस में टकराती हैं तो कहीं न कहीं सच्चाई सामने आ सकती है। जब लोगों के पास अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है तो अपने विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं और एक तर्कपूर्ण संवादों से सच्चाई तक पहुँचते हैं, जो कि कहीं न कहीं लोगों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती है और उनका मार्गदर्शन करती है, जिससे लोगों में खुद पर विश्वास बढ़ता है, जिससे व्यक्ति अपने विश्वासों के आधार पर अपने धर्म का अभ्यास और उपासना स्वतंत्रतापूर्वक करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। भारतीय समाज विषमताओं से भरा हुआ है। यहाँ कई तरह की असमानताएं मौजूद थीं और आज भी हैं।
इन असमानताओं को दूर करते हुए सभी नागरिकों को एक समान गरिमापूर्ण प्रतिष्ठा युक्त समान अवसर देना, अर्थात सभी को बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सम्मानपूर्वक समान अवसर प्रदान करना। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता। राष्ट्रीय एकता का मतलब राष्ट्र के सभी वर्गों में विचारों में भिन्नता, आस्थाओं में अनेकता के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे को बनाए रखना और सभी नागरिक राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हों। तभी हम अपने देश के प्रत्येक क्षेत्रीय भूभाग को अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं। बंधुता का मतलब भाईचारा। इसका उद्देश्य सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, अलगाववाद जैसी बाधाओं पर काबू पाना